हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी पेपर 1 में मॉड्यूल डी का चैप्टर 4 यानी फिक्स्ड इनकम मार्केट डेब्ट एंड बॉन्ड मार्केट इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी कंट्री होती है उसका जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट होती है उनके इर्द गिर्द रहता है। ठीक है, ये जो मार्केट होती है ये बेसिकली रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। मतलब इसमें क्योंकि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है, जो भी इंटरेस्ट डिसाइड होते हैं वो रिस्क फ्री होते हैं। ये नहीं है कि फ्लक्चुएट कर जाएंगे। इससे क्या होता है कि एक सही प्राइस डिस्कवरी होती है कि सेगमेंट को कितना क्या चाहिए है, कितना इंटरेस्ट रेट मार्केट के लिए इन्फ्लेशन के हिसाब से उचित है। और ऐसी जो मार्केट होती है उसमें कई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट भी होते हैं और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह भी होते हैं। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट टू please subscribe to our YouTube channel, that is Bawal Banking Classes. Also, I request you to please go through the corporate disclaimer and understand that this video is for copyright educational purposes only. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो सारी सिक्योरिटीज़ जो कि ट्रेजरी बिल्स हो गए, साथ ही साथ स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को प्रोवाइड करती है। इसके बारे में हम लोग पहले कई बार पढ़ चुके हैं। आई डोंट थिंक हमें इसको फिर से डिस्कस करना चाहिए। ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं बेसिकली क्यों लाई जाती है मार्केट में, जिससे कि फिजिकल डेफिसिट को मैनेज किया जा सके। मतलब सपोज गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा बजट का उन्होंने एलोकेशन किया कि हम मान लीजिए 100 रुपये खर्च करेंगे, ठीक है, बट टैक्सेस या अन्य मीडियम से केवल 80 रुपये इकट्ठे हुए, रेवेन्यू केवल 80 रुपये का है। जो 20 रुपये का शॉर्टफॉल है वो कैसे मैनेज होगा? वो मैनेज होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के माध्यम से। मतलब गवर्नमेंट जो है वो कुछ सिक्योरिटीज़ को लाएगी मार्केट में, फ्लोट करेगी। जब उसको पब्लिक खरीदेगी या लोग खरीदेंगे उसको, तो वो जो पैसा आएगा वापस वो 20% उसको फिल करेगा। इसीलिए इसको कहा गया है कि फिजिकल डेफिसिट मैनेज करने के लिए यूटिलाइज होता है। बॉन्ड वैल्यूएशन और उसकी थ्योरम्स, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह होती हैं उनमें बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट बॉन्ड बताए गए हैं, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है बॉन्ड रिलेटेड। क्या है? फेस वैल्यू, मैच्योरिटी और कूपन रेट। फेस वैल्यू क्या है? जितना मतलब 100 रुपये है तो 100 रुपये उसका जो वैल्यू हो गई वो 100 रुपये हो गए, ठीक है। मैच्योरिटी आपको कितना मिलेगा, और कूपन मतलब कितना इंटरेस्ट रेट है उसका। कुल मिला के जैसे सपोज 100 रुपये की चीज़ आपको 95 रुपये की बेच दी जाएगी तो 5 रुपये क्या हो गया? कूपन हो गया। मैच्योरिटी उसकी 100 रुपये होगी तो फेस वैल्यू उसकी कितनी आ गई? 100 रुपये आएगी। ओवरऑल उसकी कीमत है 100 रुपये, आपको 95 मिल रहे क्योंकि 5 रुपये कूपन है। जो प्राइस होता है इसका बॉन्ड का वो बेसिकली मार्केट पे डिपेंड करता है। इसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट यील्ड रहता है। इंटरेस्ट रेट मतलब होता है यील्ड, ठीक है, और इंटरेस्ट मतलब कूपन भी कहा गया है। जो फेयर प्राइस है बॉन्ड का वो डिटरमाइन करने के लिए मार्केट इंटरेस्ट रेट जो है वो टर्म ऑफ मैच्योरिटी और साथ ही साथ जो रियल वर्ल्ड में जो बॉन्ड की कीमत चेंज हो रही है उसमें क्या डिफरेंस आएगा वो मैटर करता है। जो कूपन है बॉन्ड का यानी जो इंटरेस्ट पेबल होगा बॉन्ड का, मतलब 100 रुपये की जगह ना 95 रुपये में, तो 5 रुपये जो है वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहेंगे, एडजस्टमेंट होता रहेगा। लेकिन आपने जिस रेट पर कूपन आपने ले लिया एक बार, आपको उसी रेट पर मिलेगा। ये नहीं है कि कल को इन्फ्लेशन में चेंजेस आए या मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंजेस होगा तो आपका कूपन चेंज हो जाएगा, ये नहीं होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी की ये गारंटी होती है, एक बार जितने में ले लिया उतना ही रहेगा। 4 तरह के थ्योरम इसमें बताए गए हैं, जो कि इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है बॉन्ड का, उसके प्राइस और बॉन्ड के और जो इंटरेस्ट रेट है उसका जो प्राइस है, उनके हिसाब से 4 थ्योरम बताया गया। मतलब क्या रिलेशन है समझ लीजिए। देखिए, जो प्राइस होता है बॉन्ड का वो इन्वर्सली रेट होता है किसके? चेंज इन इंटरेस्ट रेट। इसको बहुत टेक्निकल में समझिएगा, बहुत सिंपल है ये। मतलब क्या है? सपोज पहले इंटरेस्ट रेट था 5 रुपये, ठीक है, 5%। अब इंटरेस्ट रेट हो गया है 6% या मान लीजिए 10%, ठीक है। तो जो 5% का जो डिफरेंस आया है, 5 और 10 में 5% का डिफरेंस आया है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्राइस ऑफ द बॉन्ड के। मतलब ये अगर ये डिफरेंस बढ़ेगा तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड कम होगा, ये डिफरेंस कम होगा तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड बढ़ेगा। समझ गए ना? बहुत मतलब सिंपल है, बस उसको लिखा इस तरह से कि लग रहा है ऐसा। ये इसलिए कभी कभी ऑप्शंस में आता है तो इसलिए को ध्यान रखिएगा। दूसरी थ्योरम ये कहती है कि जो इंक्रीज होगा प्राइस, जो बॉन्ड के प्राइस में इंक्रीज होगा, जो तो वो कब होगा? वो उस हिसाब से होगा जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे जाएंगे। लेकिन ये उसके उल्टा होता है, ठीक है। और जब डिक्रीज होगा इंटरेस्ट रेट में तो जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए? जैसे समझिए, अभी 100 रुपये 5 रुपये प्राइस था, 5 रुपये इंटरेस्ट रेट था, तो क्या है? 95 रुपये की चीज़ मिल रही है। अब जब इंटरेस्ट रेट कम हो गया, मतलब 5 रुपये 5% की जगह 3% इंटरेस्ट हो गया सपोज, तो अब चीज़ कितने की मिलेगी? 97 रुपये की मिलेगी। तो मतलब इंटरेस्ट रेट कम होने के साथ में जितना परसेंटेज कम हो रहा है उसके हिसाब से वो बढ़ रहा है प्राइस। लेकिन जो अगर परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत टेक्निकल है, इसलिए आपको मतलब एक बार लिख के इसको समझिएगा तो समझ लेंगे। जो टर्म जो उसके बाद कहा गया तीसरी थ्योरम में कहती है कि जो बॉन्ड है उसकी मैच्योरिटी का टर्म जितना ज़्यादा होगा उसकी प्राइस सेंसिटिविटी उसी हिसाब से उतनी ज़्यादा होगी। चौथी थ्योरम ये कहती है कि जो 2 बॉन्ड अगर सेम मैच्योरिटी पीरियड के हैं लेकिन डिफरेंट कूपन है, तो फिर जो इसका मतलब कूपन मतलब डिफरेंट इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, तो जो बॉन्ड जिसका लोअर कूपन होगा, जिसका इंटरेस्ट रेट कम होगा, वो प्राइस सेंसिटिविटी ज़्यादा महसूस करेगा रादर देन द अदर वन, ठीक है।
गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये 4 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको चाहे स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनका ऑक्शन का प्रोसेस बताया गया है। जैसे पहला भी बताया गया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं वो मल्टीपल प्राइस ऑक्शन या यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन इस तरह से आरबीआई द्वारा कंडक्ट किया जाता है और उसमें बेची जाती हैं। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट होता है वो कोई भी व्यक्ति, रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, फर्म्स हो, कॉर्पोरेट बॉडीज हो, इंस्टीट्यूशंस हो, स्टेट गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड हो, एनआरआईज हो, ट्रस्ट हो, ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआईज हो, जो कि सेबी आरबीआई से रजिस्टर है, ऐसे लोग जो भी हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया है कि जो फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं, मतलब किसी और कंट्री के, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई है, इसी तरह किसी और कंट्री का बैंक अगर कोई है जो फॉरेन सेंट्रल बैंक है, वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इंडिया में, बशर्ते आरबीआई से परमिशन होनी चाहिए। ठीक है। आरबीआई की जो टर्म्स कंडीशन है उनको फॉलो करना चाहिए। जो भी व्यक्ति आउटसाइड ऑफ इंडिया है या जो कंपनी है वो अगर इंडिया के बाहर बनाई गई है और उसकी कोई ब्रांच इंडिया में काम कर रही है, तो उस केस में वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नहीं, फेमा 1999 के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो मिनिमम 10,000 रुपए की फेस वैल्यू के साथ और उसके मल्टीपल में 10,000 के मल्टीपल में ही इशू करी जाती हैं। प्राइमरी डीलर्स क्या होता है, हम पहले कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं प्राइमरी डीलर्स को। प्राइमरी डीलर्स बेसिकली वो एंटिटीज होते हैं जो कि आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड होते हैं और उनका लाइसेंस और परचेज सेल सब गवर्नमेंट सिक्योरिटी में वही लोग डील करते हैं। ठीक है। ये वो एंटिटीज़ हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करते हैं और बाद में उनको जो इंडिविजुअल बायर्स हैं उनको रीसेल करते हैं। ठीक है। बेसिकली प्राइमरी डीलर्स इनिशियली बाय करते हैं। अब थोक और रिटेल आपने पढ़ा, थोक और फुटकर विक्रेता, उस तरह समझ लीजिए। प्राइमरी डीलर्स बेसिकली कब इंट्रोड्यूस किए गए थे, 1995 में आरबीआई के द्वारा। एक फैसिलिटेटिंग अरेंजमेंट होता है जो कि मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचने खरीदने के लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो तो गवर्नमेंट जो है वो सिंगल लार्जेस्ट बोरोअर है मार्केट में, मतलब बोरोअर मतलब बॉन्ड वो बेच रही है तो बोरो कौन कर रहा है, गवर्नमेंट बोरो कर रही है ना, पैसे ले रही है आपसे और आपको बदले में बॉन्ड दे रही है। तो सिंगल लार्जेस्ट बोरोअर जो है वो गवर्नमेंट है। अब वो कैसे पैसा पैदा करती है, ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड आदि के द्वारा। आरबीआई गाइडलाइंस जो है वो पीडीज यानी प्राइमरी डीलर्स के लिए है कि मतलब उनमें मिनिमम टर्नओवर रेशियो, बिडिंग रेशियो, अंडर राइटिंग रेशियो, सेकेंडरी मार्केट का पार्टिसिपेशन, कितना पेनिट्रेशन है, वो सारी चीज़ें इनके लिए कंपलसरी हैं, गाइडलाइंस के अंतर्गत आती हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है प्राइमरी डीलर्स के लिए, पहला तो यह है कि शेड्यूल बैंक्स जो हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं या जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सब्सिडरी हो सकती हैं, वो बन सकते हैं। सब्सिडीज या जॉइंट वेंचर्स अगर इंडिया की कोई इनकॉर्पोरेट जो है जो कि बाहर अब्रॉड है हो सकता है। कोई कंपनीज एक्ट 1956 से जो कंपनी वो बन रही है वो एलिजिबिलिटी है इसमें। जो पीडी के मतलब प्राइमरी डीलर्स के जो एप्लीकेंट हैं वो एज एन एनबीएफसी अगर 1 साल तक काम कर चुके हैं तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। ये डिसीजन की जो प्राइमरी डीलर्स उनको बनाना है कि ये आरबीआई पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट में क्या नीड है, कितनी रिक्वायरमेंट है और इनकी क्या क्वालिफिकेशन है उस पर डिपेंड करता है। प्राइमरी डीलर्स बेसिकली जो होते हैं वो अपना पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो भी ऑक्शन किया जा रहा है, अंडर राइटिंग सर्विस, उन सब में अपना पार्टिसिपेशन रखते हैं। ये साथ ही साथ बाय, सेल, बिड, आस्क, कोट, टी बिल और इन सब के पे काम करते हैं। जो सेकेंडरी डेप्ट मार्केट है उसे कौन डेवलपमेंट करता है, उसे डेवलप करता है आपका प्राइमरी डीलर। ठीक है। जो प्राइमरी डेप्ट मार्केट क्या होगा, जब उसने बेचा, और सेकंड डेप क्या होगा जब ये लोग आगे बेचेंगे प्राइमरी डीलर्स। फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी फिम्डा, ये एक एसोसिएशन है। ठीक है। जो कि कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और प्राइमरी डीलर्स इन सबको मिला करके बनाई और ये एक तरह से सेल्फ रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूशन है। ये इन सब ने मतलब कमर्शियल बैंक्स ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने और प्राइमरी डीलर इन सब ने मिलकर सेल्फ रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूशन बना लिया है जिसमें लोग बॉन्ड और मनी डेरिवेटिव मार्केट के आगे आदि का कार्य करते हैं। ये एक प्रिंसिपल इंटरफेस है जिससे क्या होता है, रेगुलेशंस जो है प्रॉपर हो जाते हैं और मार्केट सही तरह से फंक्शन करती है। साथ ही साथ इनका काम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जैसे कि बेंचमार्क रेट्स, नए डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करना, ये सब भी है। ये साथ ही साथ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं किसको, जो भी मेंबर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको। एक स्टैंडर्डाइज बेस्ट मार्केट प्रैक्टिस जो होती है उसको यूटिलाइज करते हैं और उसको सर्कुलेट करते हैं जिससे कि वो मार्केट में चलती रहे। जो ये एक आर्बिट्रेटर यानी कोई डिस्प्यूट हो जाए अगर किन्हीं दो मेंबर्स के बीच में, दो मेंबर इंस्टीट्यूट कोई डिस्प्यूट हो जाए लेन देन में, तो उसको एज ए आर्बिट्रेटर उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन करता है, फिम्डा यानी कि फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी स्टैंडर्डाइज सेट, जैसे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस ये मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं उसी तरह से स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन भी ये लोग करते हैं जिससे कोई हेरफेर ना हो या कोई गलती ना हो। उसके बाद आरबीआई का आता है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है, ये इसलिए किया गया है जिससे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट जो है उसमें रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी इनपुट कर सकें। अभी तक क्या था पहले कि प्राइमरी डीलर्स ले रहे हैं फिर वो आगे उसको रिटेल को बेच रहे हैं, लेकिन ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो है इसमें ये 2021 से लाई गई, 12 नवंबर 2021 से ये आरबीआई ने लॉन्च करी इस एम से जिससे कि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट कर सकें।
जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है वो बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स को किन किन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदने बेचने की परमिशन देती है? ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज़, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और स्टेट डेवलपमेंट टूल्स, इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या स्कोप है इसका? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट जो है ये बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इनपुट करवा रही है। उसके लिए इन्हें एक आरडीजी अकाउंट यानी रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोलना पड़ेगा। प्राइमरी इशुएंस जो है फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की इनको मिल जाएगी। साथ ही साथ इन्हें जो एनडीएस ओएम है उसमें भी इनको एक्सेस मिल जाएगा। और मतलब ओपन मार्केट से मतलब है। एलिजिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर्स क्या है? रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कहा गया है कि वो इस स्कीम में रजिस्टर करने के उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहली बात तो एक रूपी सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन होना चाहिए इंडिया में। उनके पास पैन कार्ड होना चाहिए, एक ओवीडी यानी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जो केवाईसी पर्पस के लिए, एक वैलिड ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर। साथ ही साथ अगर नॉन रेजिडेंट रजिस्टर्ड इन्वेस्टर है तो उसे फेमा की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है, उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से चलना है। आरडीजी अकाउंट जो है वो मतलब सिंगल या जॉइंटली दोनों तरीके से खुला जाता है, डिपेंड करता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीटअप होना चाहिए। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है उसका क्या है? प्राइमरी कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट डेप्ट मार्केट जो होती है वो बेसिकली फाइनेंस कंपनी उस पर हावी रहती हैं, ठीक है। और स्मॉल अमाउंट फंड जो है वो रेज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग और अदर सर्विसेज इंडस्ट्रीज के लिए। तो इंडियन फर्म्स में क्या होता है कि वो अभी भी बैंक फाइनेंस के थ्रू पैसा पैदा करने की कोशिश, पैसा अक्वायर करने की कोशिश कर रही होती है, इसलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट बनाया गया, ठीक है। जिससे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के थ्रू क्या हुआ कि फाइनेंशिंग कॉस्ट कम हो गई। मतलब अब जैसे गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज निकालती है वैसे ही कॉर्पोरेट्स भी अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड निकाल सकते हैं। जिससे क्या होगा, उनको जो फाइनेंस की कॉस्ट है, मतलब बैंक की बजाय वो डायरेक्ट मार्केट से पैसा ले लेंगे तो फाइनेंसिंग कॉस्ट कम रहेगी, उनका जो असेट लायबिलिटी प्रोफाइल जो बैलेंस शीट है वो बेहतर रहेगा। इसलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट डेवलप हुई है। ये एक वेल डेवलप्ड मार्केट है जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको प्रोवाइड करती है, ठीक है। समझ गए? जैसे गवर्नमेंट टी बिल गवर्नमेंट सिक्योरिटी निकाली, उस तरह कॉर्पोरेट्स जो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड निकाल रहे हैं प्राइवेट तौर पर, और उनको जो खरीद रहा है वो उनको पैसे दे रहा है, ऐसा समझ लीजिए। जो ऑब्जेक्टिव है इस डेवलपमेंट का वो बेसिकली इसलिए जिससे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट जो है जिससे कि बैंक्स पर स्ट्रेस कम हो सके, जो बैंक्स का क्रेडिट रिस्क है वो भी डाइवर्सिफाई हो सके अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स में। साथ ही साथ ये कॉर्पोरेट्स को सस्ता और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवाती है। साथ ही साथ इसमें फंडिंग कॉस्ट जो है कॉर्पोरेट्स को बहुत कम हो जाती है, बैंक से लेना महंगा पड़ता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड के थ्रू कम पड़ता है उनको। साथ ही साथ इसमें जो कैपिटल है वो ज़्यादा एफिशिएंटली एलोकेट हो पाती है अलग अलग एंटरप्राइजेस में। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या होता है? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो होता है वो एक अनसिक्योर्ड बोरिंग है जो कि कॉर्पोरेट्स और एफआईज यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अन्य कॉर्पोरेट एंटिटीज से करते हैं, जो कि कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर है। नाम से समझ में आ रहा है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मतलब दो कॉर्पोरेट आपस में कोई लेन देन करें, ठीक है। तो कॉर्पोरेट्स जो है जिनके पास सरप्लस फंड है, जैसे कि आरबीआई के पास सरप्लस फंड होता है तो बैंक्स को रेपो रिवर्स रेपो के थ्रू देता है ना, उधर जिन कॉर्पोरेट्स का एक्सेस फंड है वो दूसरे कॉर्पोरेट्स को दे देते हैं जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है। इससे क्या होता है, लेकिन ये अनकोलेटराइज्ड है, इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है बीच में, लेकिन अनकोलेटराइज्ड है तो इस वजह से इंटरेस्ट रेट इसमें हायर रहता है जो कि लेंडर को महंगा पड़ता है, और जो लेंडर को उससे फ़ायदा होता है, और जो बोरोवर है उसे बस फंड प्राप्त हो जाते हैं, इजीली प्राप्त हो जाते हैं, ये फ़ायदा उसका होता है। जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग होती है कॉर्पोरेट की वो इसके रेट के उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा। भाई अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी है कॉर्पोरेट की तो ऑब्वियसली बात है सस्ता लोन मिलेगा, भाई बैंक वाला फॉर्मूला है सेम। जो टेन्योर होता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स का वो जो है कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है 90 दिन के आसपास का, ठीक है। 1 साल से लेके 1 दिन का है, लेकिन ज़्यादातर 90 दिन के आसपास रहता है, ठीक है। वैसे मैक्सिमम 1 साल हो सकता है। प्राइमरी डीलर्स हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में परमिट हैं कि मतलब वो बोरो कर सकते हैं। जो बोरोइंग है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के अंतर्गत उसमें रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि जो भी कंपनी बोरो कर रही है उसका नेट ओन्ड फंड का 150% से ज़्यादा वो बोरो नहीं कर सकती। टेन्योर कितना? 7 डेज का, ठीक है। मिनिमम 7 डेज का टेन्योर और 150% से ज़्यादा बोरो नहीं कर सकते। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस session. In case you find out, please feel free to ask in comment section and do like, share and subscribe. Thank you so much for your valuable time.